नमस्कार। आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और मैं हर्षिता सावंत। बाजारों पर नजर डालें तो कल के पूरे जोश के बाद हम देख रहे हैं बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ हल्के से नेगेटिव जोन में सेंसेक्स इस समय दिखाई देगा। और अगर आप निफ्टी पर भी नजर डालें एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। करीब 6-8 अंकों की ही बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि छोटे मझौले काउंटर्स में ज्यादा एक्शन देखा गया आज के सत्र में। मिड कैप इंडेक्स है जो करीब 90 पॉइंट के गेंस दिखा रहा है। मेटल्स में कल थोड़ी बहुत चमक थी, लेकिन आज देखिए हाल यहीं पर खराब होता हुआ दिखाई दिया है। जेएसपीएल 2.5% नीचे, टाटा स्टील की धुलाई होती हुई करीब 2% तक का नुकसान देखने को मिला है। साथ ही सहसा स्टरलाइट पे भी हम देख रहे हैं कुछ कमजोरी का माहौल बनता हुआ। हिंडाल्को आपके लिए हाजिर करेंगे। दरअसल हिंडाल्को के नंबर्स आए और वहां पर हमने देखा है मुनाफा हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन मुनाफे में हल्की सी बढ़त जरूर देखने को मिली है। मार्जिन्स में करीब 2% का इंप्रूवमेंट देखा गया और स्टॉक देखिए करीब 1.5% ऊपर है उसके बाद। तो ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर रिएक्शन आ रहा है। कोल इंडिया कुछ सुस्ती में, एचयूएल आईटीसी में देख रहे हैं हम मुनाफा वसूली होती हुई। और बैंकिंग काउंटर्स जिन्होंने पिछले 2 दिनों में बाजार में एक टर्न अराउंड दिखाया था और इसको रिकवर करने में काफी मदद की थी, आज वहां से बहुत कम सपोर्ट है। बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ और आप देखिए एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स, इन सब में आज मुनाफा वसूली ही हावी होती हुई दिखाई दी। खासतौर पे एसबीआई पे जो दबाव बना हुआ है, मुझे लगता है कि वो बैंक निफ्टी को पूरी तरह से नीचे खींच रहा है, क्योंकि एसबीआई के नतीजों के पहले मार्केट में काफी असमंजस है और शायद कुछ अटकलें लगाने की कोशिश कि चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी ने बहुत ज्यादा एनपीएस पेश किए थे, तो हो सकता है एसबीआई भी करे। और उसी डर की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे सेक्टर पे कुछ दबाव, हालांकि अब फिर से रिकवरी की कोशिश जरूर देखी जा रही है। और वहीं कोयला मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि कोल ब्लॉक की नीलामी तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि दिल्ली और जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 110 में से 5 माइंस को ऑक्शन प्रक्रिया से हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी माइन का ऑक्शन नहीं हो पाता तो उसे कस्टोडियन को सौंप दिया जाएगा ताकि उत्पादन पर असर ना पड़े। अनिल स्वरूप से बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। सर, टेक्निकल कमेटी ने शेड्यूल 2 के तहत क्वालिफाइड बिडर्स की लिस्ट सौंप दी है। फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। कितनी माइंस पर कितने बिडर्स को क्वालिफाई किया गया है? रेगुलेटेड सेक्टर यानी कि पावर के सेक्टर में 48 लोगों को टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और अनरेगुलेटेड सेक्टर में 86 लोग क्वालिफाइड हैं। रेगुलेटेड सेक्टर में 7 ब्लॉक्स हैं, अनरेगुलेटेड सेक्टर में 17 ब्लॉक्स हैं। सर बिल्कुल सर, इसके अलावा जो कल ही एक बड़ा डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या ऑक्शन की प्रक्रिया पर किसी तरीके का असर पड़ेगा और क्या अब जो 110 माइंस है उसमें से इनको अलग कर दिया गया है? ऑक्शन की प्रक्रिया यथावत जारी है। केवल उन 3 माइन के संबंध में जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, वो तीनों ब्लॉक जो हैं वो तकनीकी समिति को सौंपे जा रहे हैं और वो तकनीकी समिति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वो अपना उसका पुनः विचार करेगी और अपनी आख्या देगी। टाइमलाइन है वो है कि 31 मार्च तक प्रक्रिया को पूरे करने का, लेकिन अगर किसी माइंस की ऑक्शन नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश, तो उसके लिए क्या विकल्प होगा? इसके लिए जो अध्यादेश है उसमें कस्टोडियन की व्यवस्था है। तो शासन ने निर्णय लिया है कि जिन जिन माइंस में हम ये समझते हैं कि प्रक्रिया 31 मार्च तक पूर्ण नहीं होगी, कोयला उत्पादन बनाए रखने के लिए हम लोग कस्टोडियन की नियुक्ति करेंगे। इस पे गहन विचार हो रहा है मंत्रालय में और हम शीघ्र इसमें निर्णय ले लेंगे कि किस किस माइन का कौन कौन कस्टोडियन बनेगा और उसकी क्या भूमिका होगी। सर आखिरी सवाल मेरा यही कि जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि जो राज्य सरकारें हैं या फिर जो पीएसयूज हैं वो भी काफी रुचि दिखा रही हैं जिनको अलॉट किए जाने हैं, उनके कोल माइंस की नंबर्स भी बढ़ाए गए हैं और अब किस तरह का वो प्रोसेस किया जाए? पूर्व में हमने 36 ब्लॉक्स को आवंटन के लिए रखा था, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन 60 से ज्यादा आ गई हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने 9 ब्लॉक्स और उसमें ऐड किए हैं। तो कुल मिलाकर अब 45 ब्लॉक्स का आवंटन स्टेट्स को किया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो इसमें अपना एप्लीकेशन दें। हाँ, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हुई कोल सेक्रेटरी की ओर से, लेकिन आप देखिए कोल इंडिया का शेयर जहां पर हमने देखा आज सुबह से ही कुछ सेल साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं, लेकिन लार्जली मार्केट में हमने देखा है आज बिकवाली का दबाव हावी है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता। निपुण, पहले मार्केट पर एक कॉल, 2 दिन की चांदनी और अब आप फिर से देखिए मुनाफा वसूली हावी हो गई है। इस समय आप क्या स्टांस ले रहे हैं? क्या बजट के पहले एंथुजियाज्म नहीं है पोजीशन लेने का या फिर साइडलाइंस पर ही ट्रेडर्स बैठना चाहेंगे और फाइनली महीने के अंत में बजट देखकर ही फिर नया कॉल लिया जाए नई सीरीज में?
देखिए, जो करंट एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से हमने जो एक ड्रैग देखा है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है मार्केट्स में, क्लियरली एफआई सेलिंग की वजह से देखा है। और ये एफआई सेलिंग जो रिजल्ट्स क्वार्टरली आए हैं दिसंबर क्वार्टर के, उसी की वजह से हमने इन द इंटरम दिल्ली के इलेक्शंस देखे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट मैं नहीं समझता हूं कि मार्केट्स पे पड़ा है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल क्यूज हैं, जो चाइना स्लो डाउन टू सम एक्सटेंट है, रशिया में जो यूक्रेन के इश्यूज चल रहे हैं या फिर ग्रीस के इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से कुछ हद तक मार्केट्स में एक नर्वसनेस है, पर्टिकुलरली एफआईआईज में। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में क्लियरली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेशन से कहीं बुरे आए हैं, उससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। इंडिकेशंस ये भी आ रहे हैं कि जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, मैनेजमेंट्स कई मैनेजमेंट्स ने ये कमेंट्री दी है कि दिसंबर क्वार्टर से कहीं बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे शायद, विच जनरली इज नॉट द केस। मार्च क्वार्टर रिजल्ट जो फोर्थ क्वार्टर के आते हैं वो बहुत जनरली कॉर्पोरेट्स के बेस्ट आते हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन मैनेजमेंट्स ने ये भी इसमें भी एक नेगेटिव स्टैंस लिया है। तो अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स जहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स थे या अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, उसमें भी हमने एक ड्रैग देखा है, एक फॉल देखा है, मार्जिन्स में क्लियरली दबाव है। तो इसकी वजह से जब तक एक टर्न अराउंड जैसा क्लियर नहीं दिखता है, वेदर इट इज शोन बाय रिजल्ट्स और बाय आईआईपी डेटा और एनी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट कम आउट, तब तक हम एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड एफआईआईज का इन टर्म्स ऑफ बाइंग नहीं देखेंगे। हमने कई दिनों से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देखा है खरीदते हुए, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को नहीं देखा है। तो बजट के लिए पहले एक प्री बजट रैली क्लियरली एंटिसिपेटेड थी हमारे समझ से। शायद ये रैली अब भी कुछ हद तक आ सकती है, लेकिन नॉट विद द सेम बुलिश सेंटिमेंट और मोमेंटम जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी पॉसिबल था कि शायद एक नए लेवल्स हम टच कर लें बजट के पहले। अब ये पॉसिबिलिटी ये है कि शायद हम रैली देखें, लेकिन एक म्यूटेड रैली देखें, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन है उसमें ये भी पॉसिबिलिटी, अभी मार्च के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हो सकती है कि मार्च 16 के रिजल्ट्स में जो भी प्रोजेक्शंस हैं उन पे भी एक शायद कटौती होगी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस की वजह। सो एक बजट एक की इवेंट हो जाता है और उसमें जिस तरह के इंडिकेशंस आएंगे उस तरफ से हम मार्केट मूवमेंट शायद अगले कुछ दिनों में देखेंगे। जी, इस बीच शिपिंग कॉर्पोरेशन के नतीजे आए हैं और थोड़ा सा समझना मुश्किल दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अगर आप देखें सेल्स में गिरावट है 1.5% के आसपास की, शिपिंग कॉर्पोरेशन के 998 करोड़ के मुकाबले में घटी है, और वहीं 66 करोड़ के घाटे के मुकाबले 31 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश किया है यहाँ पर। हालांकि ऑपरेटिंग लेवल पर भी अगर आप देखें तो दबाव ही देखने को मिला है, स्टॉक में काफी जबरदस्त उछाल जरूर देखा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स का शायद इंतजार करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शायद यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ये उछाल देख रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल इस परिणाम पे दरअसल दबाव है, आमदनी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है और इवन ऑपरेटिंग लेवल पर भी हमको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा, पर नेट प्रॉफिट जो दिखाई दिया है घाटे के मुकाबले में मुनाफे में आते हुए कंपनी दिखाई दे रही है। उसके चलते आप देखिए एक जबरदस्त स्पाइक यहां पर देखा जा रहा है और अब 8.5% के आसपास की तेजी शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक दिखा चुका है। हालांकि शिपिंग कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ा ड्राइवर होता है फ्रेट रेट्स का, वहां पर भी भारी मंदी दरअसल देखी जा रही है। तो ऐसे में ये मूव कितना टिकेगा, इस पर जरूर सवाल होगा। साहिल, अगर आप नजर डालें शिपिंग कॉर्पोरेशन के चार्ट्स पे, कोई कॉल देंगे? नहीं, शिपिंग कॉर्पोरेशन को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ इस समय। निपुण, क्या आपकी नजर है इस कंपनी पे? हालांकि नतीजे जैसे कि हमने आपको बताया केवल मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, परफॉर्मेंस पे थोड़े से सवाल है। प्रदीप, मैं इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर क्लियरली शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो हमने पिछले कुछ महीनों में जो बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स देखा है और अक्रॉस वेरियस काइंड्स ऑफ शिप्स, उसमें एक ऑल टाइम लो लेवल्स ऑलमोस्ट हमने होते हुए देखे हैं। तो इसका इंडिकेशन, इसका जो ऑयल प्राइस घटी है और उसके वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसका भी हमने कई अलग टाइप की शिप्स पे है, उस पर हमने इम्पैक्ट देखा है। लेकिन वेदर इट इज ड्राई शिप्स या जो लिक्विड शिप्स, जो लिक्विड जो कैरी करती हैं, ये शिप्स देखें अक्रॉस दिस एंटायर स्पेस हमने एक बहुत लोअर लेवल्स देखे हैं। तो इसके एक टॉप लाइन
अक्रॉस द इंडस्ट्री अफेक्ट जरूर होगी और क्लियरली मार्जिन्स विल बी अंडर प्रेशर फॉर दिस एंटायर स्पेस एटलीस्ट फॉर द डिसम्बर क्वार्टर गुड चांस दैट इवन फॉर द मार्च क्वार्टर दे विल बी रिलेटिवली लो और उसके बाद जनरली जब अगर मानसून सीजन्स डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे ट्रेड हो रहा है या किस लोकेशंस में शिप्स ट्रांसपोर्ट हो रही है उस पर नजर रखें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन फॉर द सितंबर क्वार्टर यू माइट नॉट सी टू मच ऑफ ट्रैक्शन तो एक डल पीरियड डल फेज चल रहा है एंड दैट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द रिजल्ट्स ओके साहिल लेकिन आप रिलायंस कैपिटल अगर ट्रैक करते हो यहाँ पे देखिए मुनाफा 28% बढ़ा है और स्टॉक में एक उछाल आते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं दिन के हाइस पे रिलायंस कैपिटल ट्रेड करता हुआ क्या कॉल देंगे? देखिए रिलायंस कैपिटल और बाकी सब जो इसी सेक्टर के शेयर हैं वो तकरीबन जो फाइनेंशियल्स हैं मेरे ख्याल से एक अच्छे ट्रेंड में है। फरवरी सीरीज में हमने देखा जनवरी सीरीज के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन इनके अंदर आया बट मुझे लगता है ये शेयर सभी ओवर सोल्ड है रिलायंस कैपिटल इंक्लूडेड तो यहाँ से एक बाउंस बैक जो है कुछ 5 to 7% का बनता है बट उसके अलावा मुझे लगता है फरवरी सीरीज में उनको और ज्यादा गेंस देखे नहीं जाएंगे। और थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का स्टॉक आपके सामने रिलायंस कैपिटल का जहां पर हमने देखा आज करीब 3% की गेन्स नंबर्स के बाद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लेंगे एक ब्रेक आगे कुछ और काउंटर्स रहेंगे रेडार पर जिस पर एक चेक लेंगे। ब्रेक में जाते जाते देख लेते हैं एक्सपर्ट्स की राय क्या है मार्केट पर आज। इस वक्त मार्केट तकरीबन फेयर वैल्यू के ऊपर है। लंबे समय की अवधि के लिए मार्केट निवेश करने के लायक लगता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो बट अगर करेक्शन मिलता है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी बन के उसका लाभ उठाइए, निवेश करिए। पिछले 1-1.5 सालों के अंदर मार्केट ने काफी बढ़त हासिल की है तो उसको लगते हुए ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट अभी एक प्री बजट रैली के मूड में होगा। आई थिंक निवेशकों ने मतलब अपनी जो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, वो ऑलरेडी इतना पैसा लगा के जायज कर दी है तो अब वो बजट को देखेंगे, बजट में किस तरह से प्रोविजंस आती है, किस तरह से स्टेप्स लिए जाते हैं प्रो ग्रोथ के, एम्प्लॉयमेंट के, उसके हिसाब से मार्केट की नई मूव तय होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर और बाजार पे इस वक्त अगर आप नजर डालें तो 8650 का लेवल अब आता हुआ दिख रहा है। बाजार धीरे धीरे संभलते हुए दिन के हाईज की तरफ फिर से लौटने की कोशिश में इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नजर आएंगे। मिड कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव और मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखें तो थोड़ी और बेहतर हुई है। तकरीबन 2:1 यानी 2/3 स्टॉक्स इस समय तेजी के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं तो बाजार का मूड धीरे धीरे सुधरता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अगर आप देखें दोनों ही इंडाइसेस के नजरिए से खास तौर पे जिन स्टॉक्स पे हमने अच्छी खासी तेजी का मूड आज के दिन देखा है उन पे अगर आप नजर डालें तो एक पूरा का पूरा सेगमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का है उसमें लगातार तेजी बनी हुई है। साहिल कल एनसीसी के रिजल्ट आने के बाद से ही हम देख रहे हैं कि सारे इंफ्रा कंपनियों में एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि एनसीसी में अब भी मौका है या फिर कोई और स्टॉक जीएमआर, जीवीके, एचसीसी जो आप पसंद करेंगे? देखिए ओवरऑल मुझे लगता है इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्री बजट रैली जैसा सेंटीमेंट बन रहा है और मिड कैप स्टॉक्स में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनसीसी मुझे लगता है कि और रैली यहाँ से दे सकता है बखूबी, उसके अंदर और 5 से 7% के गेन्स पॉसिबल है बट ओवरऑल मुझे लगता है एज अ पैक ये थोड़े सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। चार्ट्स पे भी अगर आप देखें तो इन सभी स्टॉक्स के अंदर कुछ मोमेंटम लास्ट 2-3 दिन में बना है और मुझे लगता है मोमेंटम तकरीबन ये महीने तक बरकरार रहेगा। तो जो भी डिप्स मिले इन शेयरों में उसमें खरीदारी ही करनी चाहिए, काफी गेन्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर डिप्स पर एक अपॉर्चुनिटी फिलहाल दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स 5.5% टूटा है ये शेयर। घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 2.5% के आसपास आते हुए कुछ और हाइलाइट्स लेकर आएंगे इस पर्टिकुलर बैंक पर। आई एम नॉट श्योर प्रदीप इनका कितना ग्लोबल एक्सपोजर है क्योंकि वहां पर भी 2% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे गए और स्टॉक फिर से काफी पिट रहा है। बिल्कुल, बैंक ऑफ इंडिया पे लगातार हम दबाव आते हुए देख रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो एक के बाद एक बैंकों के नतीजे कमजोर आए हैं लेकिन मुझे लगता है पिपावाव डिफेंस एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जिस पर नजर रखनी चाहिए। दिन के हाईज मेरे ख्याल से हमने 72-73 तक तो इसको आराम से जाते हुए देखा था और अब ये 66 पर है। एक बार की ये स्टॉक देखिए आज का जो इंटरेस्टिंग मूव यहाँ देखने को मिला है, 74 रुपए 35 पैसे का हाई इनफैक्ट इसने बनाया और अब 65 पर ये ट्रेड कर रहा है।
दिन के हाई से करीब 8-9 रुपए नीचे, और अब ये जानकारी दी जा रही है कंपनी की ओर से कि उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही है यहाँ पर M&M ग्रुप के साथ हिस्सेदारी बेचने की, जिस खबर के चलते इसमें सुबह का वो पूरा स्पाइक आया था, पूरी तेजी आई थी, अब उससे इनकार कर रही है कंपनी। तो ये इंटरेस्टिंग खबर, इस पे नजरें रखेंगे। लेकिन आइए सुन लेते हैं इस बीच की बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट का क्या कहना है। Exacerbated by the Greek developments. Meanwhile, of course, all of you would agree with me that India is a star performer among the BRIC countries, with the latest numbers showing that we are set to surpass the China in terms of growth in the coming years. We have, of course, something to start with on a positive note. The recently released GDP growth figures present in a bit picture due to the base year change. Indian economy is expected to grow at about 7.4% for the current fiscal as per the revised base year. This is as per the international best practices. On the fiscal front, of course, the deficit is on course to be contained at 4.1% of the GDP. The disinvestment and the auction proceeds will also aid the deficit reduction. Biggest ever disinvestment sailed through successfully of Coal India Limited. Both CPI and WPI numbers have moderated. CPI is well within 6% target for January 2016. Recent declines in both CPI and WPI figures are broad-based. Manufacturing companies, however, are witnessing some moderation in demand, both domestic as well as external, as reflected in the decline in the order books and accumulations of the inventories. On the external front, export growth is also muted and is likely to slow down due to the low global demand. तो ये हमने सुना बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट को। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो उतार चढ़ाव आए हैं उसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर आते हुए, साहिल पहले बैंक ऑफ इंडिया पे ही आपकी राय लेना चाहेंगे। चार्ट्स क्या कहते हैं, 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। जी, बैंक ऑफ इंडिया में आज प्री रिजल्ट हमने इसके पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह दी थी। अभी मुझे लगता है कि इसके अंदर जो डिक्लाइन है वो ज्यादा देर तक बना नहीं रहेगा। जो भी डिक्लाइन हम पोस्ट रिजल्ट देख रहे हैं काफी सारे पीएसयू बैंकिंग शेयरों में, मुझे लगता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जो भी ट्रेड हमने लिए हैं उसमें प्रॉफिट अगर मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए, और इनकी वेट करनी चाहिए। जो भी रिवर्सल मिले यहाँ पे वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। मुझे लगता है चार्ट्स पे अगर आप देखें जो करंट करेक्शन है मोस्ट ऑफ पीएसयू बैंक्स में, वो एक बाइंग करेक्शन है, और मेरे ख्याल से एक्सपायरी के खत्म होने तक पीएसयू बैंक्स अपना बॉटम जरूर बना लेंगे। ओके, वहीं पीपावाव ऑफ डिफेंस एक मूव जिसकी हम अभी भी बात कर रहे थे, जहां पे लगातार अब गिरावट बढ़ती हुई इनफैक्ट आपको नजर आएगी। निपुण, हालांकि आप कहेंगे कि आप इंडिविजुअल स्टॉक पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में कैसे ट्रेड करें या कैसे निवेश करें, जबकि दिन के हाई से अगर आप देखें 10% के आसपास का रिवर्सल, हमने 10 रुपए के आसपास का रिवर्सल यानी 15% के करीब आते हुए देखा है। तो एक ट्रेडर्स को जिन्होंने सुबह मुनाफा वसूल कर लिया वो जरूर खुश होंगे कि उनको एक बहुत ही शानदार एग्जिट मिला, लेकिन जो लोग अभी भी अटके हों उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के वाइल्ड मूव के बाद, और अब अगर कंपनी डिनाई कर रही है कि ये डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। निपुण, क्या कहते हैं आप, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन को और क्या करना चाहिए? वेल क्लियरली मेरे समझ से आप बीच में साउंड कट हो गया था, आप पीपावाव की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस तरह के डेवलपमेंट ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, और क्योंकि उन्होंने बेस्ड ऑन द न्यूज एक शॉर्ट टर्म पोजीशन लेते हैं, और उसकी वजह से इस तरह की मार्केट वॉलिटिलिटी में क्लियरली दे गेट हिट द रॉन्ग वे। आई थिंक इसमें स्पेसिफिकली रेगुलेटर वुड नीड टू टेक अ लुक कि जो रिपोर्टिंग हुआ है वो कहां से रिपोर्टिंग मीडिया में बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सोर्सेज से हुआ है, या फिर जो भी लेटर्स गए हैं, सर्कुलर्स गए हैं आइदर टू द एक्सचेंजेस और टू द मीडिया, उसमें क्या एक्चुअली तथ्य है। बिकॉज दीज काइंड ऑफ these kind of clarifications can really affect not just
द मार्केट मूवमेंट बट ऑल्सो सेंटिमेंट टुवर्ड्स द कंपनीज मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ट्रस्ट के बारे में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। और इसमें दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी जाने जाते हैं, अच्छे मैनेजमेंट्स, वेल नोन मैनेजमेंट्स हैं, लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले हैं, कंपनीज में लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली हैं, तो इसमें दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस कैन रियली हिट द मार्केट द रॉन्ग वे। सो आई थिंक इसमें ये क्लैरिफिकेशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरह के सोर्सेज की तरफ से ये इनिशियल रिपोर्टिंग हुआ था। वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखिए पिपावाव डिफेंस इस क्लैरिफिकेशन के बाद एक करेक्टिव मूव दिखाता हुआ, इट्स लॉस्ट अबाउट 1% दिन के हाई से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे कुछ और स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और साथ ही स्टॉक 2020 के आज के टॉप परफॉर्मर्स पर भी नजर डालेंगे। बाजार में हमने देखा है काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। एक स्टॉक हालांकि जो अच्छे खासे गेन्स पर ट्रेड करता हुआ, इंडिया सीमेंट 13-13.5% तक की बढ़त यहां पर 108 पर कर रहा है कारोबार। कल जो देर रात को डेवलपमेंट आई कि कंपनी अपनी क्रिकेट टीम जो आईपीएल में खेलती है चेन्नई सुपर किंग्स को एक अलग सब्सिडी में डाल रही है और उसको लिस्ट करने का भी प्लान है। उसके बाद ही हमने देखा है स्टॉक में आज काफी रौनक देखने को मिली है। चार्ट्स पर साहिल स्थिति कैसी दिख रही है? 108 पर क्या और भी खरीदारी बनती है स्टॉक में? देखिए, इंडिया सीमेंट जो है उसने अपने जो प्रीवियस लेवल्स हैं, जो बाकी सब शेयर्स हैं सीमेंट सेक्टर में, उनके साथ कैचअप नहीं किया है। अगर आप अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा इन सब के चार्ट्स देखेंगे तो ये एक तकरीबन बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि इसका ओवरहैंग निकाल सके तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है काफी अच्छे गेन्स दिखा सकता है। अगर प्योरली चार्ट्स पे देखेंगे तो 120 से 122 रुपए इसका एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है, जो मुझे लगता है कि इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लगता है बड़े गेन्स आएंगे, अदरवाइज 120 से 122 के आसपास जो करंट रैली वो फिजल आउट हो सकती है। ओके साहिल, वक्त है इजाजत लेने का। कोई डिस्क्लोजर्स? जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए सब स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, तो ये सेफ है ज्यूम करना कि ये सब स्टॉक्स उनके पास होंगे। निपुण, हालांकि आपने इंडिविजुअल स्टॉक पे कोई राय नहीं दी है, पर कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? नहीं, हमने कोई स्टॉक्स के बारे में बात नहीं की है, लेकिन सेक्टर्स में जिसमें बात की उसमें मेरा क्लाइंट का एक्सपोजर हो सकता है। शुक्रिया आप दोनों का ही। और आइए अब देखते हैं स्टॉक 2020 में आज के टॉप परफॉर्मर्स। 76 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया, जबकि 57 करोड़ का नुकसान था इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर। तो ये बड़ी जंप है, लॉस से निकल के प्रॉफिट में है। वहीं टोटल इनकम में करीब 46% की ग्रोथ देखी गई और 680 करोड़ के आसपास का इन्होंने सेल्स। एक्सपेक्टेशंस काफी बिल्ट इन हुई हैं और जो अनुमान दिखाए जा रहे हैं बाजार में वो काफी ज्यादा ऊपर के। लेकिन सेक्टर्स हमारा वो सारे प्राइस जिन है और जिस तरीके से सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस अब तक रहा है उसको देखते हुए सेक्टर्स लगता है कि शॉर्ट करना ही बेहतर स्ट्रेटजी होगी। 230 के लक्ष्य के साथ बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करके चले। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हम पहले भी हाईलाइट कर रहे थे, बेहद स्ट्रांग है। लग्जरी होटल्स में मैरियट हैदराबाद, JW मैरियट चेन्नई, रेनेसांस बैंगलोर, रेनेसांस विजाग इसके पास हैं, कोर्टयार्ड हैदराबाद जैसे बिजनेस होटल्स हैं। इसके अलावा सर्विस अपार्टमेंट्स और रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चेन्स हैं इसके पास। इस कंपनी के केस में Q3 में कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने नंबर्स घोषित करे थे, तो बिक्री में ऑलमोस्ट 40% का जंप। हाईलाइट है मुनाफे का नंबर जो 35 से बढ़कर 62 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। कच्चे माल की लागत कमजोर में गिरावट आई है, उसका भरपूर फायदा अब लग रहा है एविडेंट है इन कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इस कंपनी के मुनाफे में 97% का जंप देखने को मिला है। आदित्य बिरला केमिकल्स ये वो कंपनी है जिसको आपको याद होगा कल बाजार बनने के बाद घोषणा आई थी कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ इस कंपनी का मर्जर हो रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद ऑफिस के बाद एक्सपर्ट्स वर्क कर रहे थे, जो नंबर्स आए हैं, जो स्वैप रेशियो आया है। स्वैप रेशियो पहले आपको बता दूं जो आया है, ग्रासिम के 1 शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 16 शेयर होंगे आदित्य बिरला केमिकल्स के। अब हमें लगता है जिस तरह के नंबर्स घोषित कर रहे हैं, वन ऑफ्स के बावजूद नंबर्स बेहद स्ट्रांग है। आय में 6.5% के आसपास का इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन बॉटम लाइन का नंबर हाईलाइट है। 1.5 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। अंसर प्रॉपर्टीज शायद एक एंट्री पॉइंट दे रहा है टू इंडिया फॉर द 5th राउंड ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप between India and the United States of America.
this dialogue comes in the backdrop of two recent summits we've had at the level of President Obama and Prime Minister Modi in the last 5 months. We've come to certain landmark understandings between the two countries. I had an opportunity to meet the Secretary at Davos, and this is in continuation of our discussion that we had on increasing cooperation between the two countries. United States and India have a convergence of many interests. United States economy does extremely well. It is today almost pulling the global economy on one engine. Both countries are great democracies and have a lot in common. India, of course, has had its challenges in the last few years, from which we seem to have emerged, and now are positioned to take off at a much faster pace. And this is in the backdrop of several other parts of the world facing serious challenges. This dialogue and cooperation thus comes at a time when there is a great role that this cooperation and partnership itself can have in the global situation. We therefore today had an opportunity to discuss the global economic situation. We discussed the state of economy as far as the United States and India is concerned. There were several sectors about which we've had a detailed discussion with our delegations, the financial sectors, the macroeconomics situation in both the countries, the taxation, the banking, problems facing the entire world with regard to funding of terrorism, the money laundering cooperation which is required to check the menace. There was also a discussion about India becoming a part of the FATCA, which will lead to an automatic exchange of information between the two countries. We've also had an opportunity to explain to our colleagues. और अब बात करते हैं आवाज आईपीएल के पोजीशनल मुकाबले की। हमारे साथ इस हफ्ते जुड़े हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज के मानव चोपड़ा, हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव और एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह। सबसे पहले देख लेते हैं किसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट मानव लीड कर रहे हैं इस प्ले को 270 अंकों के साथ, वहीं रवि सिंह पॉजिटिव जोन में 58 पॉइंट्स इन्होंने कमाए हैं। मनोज सचदेवा थोड़ा सा स्ट्रगल डेफिनेटली कर रहे हैं इस बाजार की वॉलेटिलिटी में। हमारे साथ सबसे पहले मानव चोपड़ा लाइन पर हैं। मानव, आप लीड कर रहे हैं, लेकिन कल जो आपने कॉल्स दिए थे उसमें मदरसन सूमी का टारगेट हिट हुआ है और करीब 5.81% के रिटर्न्स आपको मिले हैं। बाकी टीम अभी मानव की पहले देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, मारुति, आईएनजी वाइस, टेक महिंद्रा है। कोई बदलाव, कोई नई एडिशंस करना चाहेंगे? मानव, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मानव की ओर से जो मैसेज है वो है कि वो फिलहाल इसी टीम के साथ जाएंगे और कोई आईएनजी एग्जिट करने का इनफैक्ट इरादा है इनका, और साथ ही साथ जो एक नई पोजीशन वो ले रहे हैं वो है ईडलवाइज की। 72 का टारगेट लेंगे और 64 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इस पर्टिकुलर रणनीति में।
मनोज सचदेवा। मनोज, आफ्टरनून, डिफिकल्ट हफ्ता रहा है ये, कोई अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे ताकि आप भी अपनी गेम को थोड़ा अप कर सके? जी नहीं हर्षिता जी, अभी अगर 8660 के ऊपर निफ्टी डिसाइसिवली क्लोज होता है तो ही स्ट्रेटेजी में चेंज करेंगे। अदरवाइज अभी जैसे बैंक ऑफ इंडिया में अभी प्रॉफिट बुक करके उसकी जगह एशियन पेंट को सेल करेंगे 845 के स्टॉप लॉस से 795 के टारगेट के लिए। ओके, ये है फिलहाल राय मनोज की। एशियन पेंट्स में वो एग्जिट की स्ट्रैटेजी ले रहे हैं 795 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 845 का रहेगा। रवि सिंह से बात कर लेते हैं। रवि इनफैक्ट 58 पॉइंट्स अब तक इन्होंने कमाए हैं। शांति गियर्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 134 पर इन्होंने खरीदा था। ज्योति लैब में टारगेट हिट हुआ, 3.85% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। और हेक्सावेयर और इरोस इंटरनेशनल में टारगेट हिट हुआ है। हेक्सावेयर में करीब 2.5% की कमाई, इरोस में करीब 2% की कमाई। साथ ही सद्भाव इंजीनियरिंग में भी टारगेट इनका हिट हुआ है, वहां पर मैक्सिमम गेन्स मिले हैं। रवि, अब आप बताइए यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि आपकी फिलहाल होल्डिंग है क्रॉम्पटन, थॉमस कुक और सेंचुरी प्लाई में। देखिए अभी फिलहाल ये स्टॉक देखें तो चार्ट पे काफी अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी मैं इनको कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी सी तेजी इनमें देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि 4 से 5% तक का एक रैली इन स्टॉक्स में और देखने को मिल सकता है। ओके, तो नो चेंजेस यहाँ पर रवि की ओर से। शुक्रिया रवि। अब तीनों खिलाड़ियों की टीम देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बदलाव किया है। मानव ने इनफैक्ट आईएनजी वैसे जोड़ा है इस टीम में, बाकी स्टॉक्स वही रहते हैं। मनोज ने कोई चेंज नहीं लिया है और रवि सिंह ने इनफैक्ट मनोज माफ कीजिएगा, एशियन पेंट्स में सेल साइड की पोजीशन ली और रवि ने कोई फिलहाल बदलाव नहीं किया है। वो उन 3 स्टॉक्स के साथ ही जाएंगे। लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 140 पॉइंट्स आप देखते ही देखते बाजार में वो टर्न अराउंड देखा गया है और आप देखिए 8675 के आसपास निफ्टी करता हुआ ट्रेड। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, ये काउंटर्स है जिन्होंने बाजार को ऊपर की तरफ खींचा है। अंबुजा सीमेंट भी आप देखिए करीब 2% ऊपर। टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो काफी स्ट्रांग रिकवरी मार्केट में आती हुई लोअर लेवल से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज शाम को आएंगे सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उस पर एक चेक लेंगे। हमारे साथ होंगे जाइफिन रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट और वीपी रिसर्च देवोपम चौधरी। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और बाजार बंद होने के बाद आज आएंगे सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े और इस बार नए बेस ईयर के मुताबिक सीपीआई का आकलन होगा। इन आंकड़ों में क्या उम्मीदें हैं, इस पर एक चेक ले लेते हैं। जाइफिन रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट और वीपी रिसर्च देवोपम चौधरी हमारे साथ है। देवोपम, सीपीआई स्पेशली कितना बदलाव देखने को मिल सकता है वो बेस ईयर चेंज करने के बाद? जी, बेस ईयर इज नॉट द ओनली चेंज, काफी सारा और भी चेंजेस किया गया है, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में किया गया था पिछले महीने। इनमें कैलकुलेशन में अभी एरिथमेटिक मीन से जियोमेट्रिक मीन पर आ गया है सीएसओ। बास्केट्स काफी चेंज हो गया है, बोथ द रूरल बास्केट एंड द अर्बन बास्केट। अगर अर्बन बास्केट देखा जाए, द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्राइसेस गवर्नमेंट गैदर करती है, उनमें पहले 450 कमोडिटीज होते थे, अभी 460 कमोडिटीज रहेंगे, जिनमें से 17 कमोडिटीज बिल्कुल नए होंगे, विच विल बी मच मोर कॉन्टेम्पोररी। जो मतलब काफी टाइम से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि बास्केट जो है वो काफी आउटडेटेड है, उसमें जो कमोडिटीज हैं अर्बन सिटी वाले लोग यूज नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस पर एक अच्छा स्टेप लिया है एंड दे हैव इंट्रोड्यूस 17 न्यू कैटेगरीज इन द बास्केट विच फॉर द अर्बन रेस्पोंडेंट्स। तो काफी चेंज एक मेथोडोलॉजी के साथ आ रहा है, जिसमें बेस ईयर भी वन ऑफ द चेंजेस है।
तो बोलना मुश्किल है हाउ द न्यू डेटा वुड लुक लाइक, बट इन रियलिटी बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस हमें लगता है कि 6% के आसपास रिटेल इन्फ्लेशन रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी, बिकॉज हम लोग जायफिन में भी एक छोटा सा कोशिश करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस गवर्नमेंट के बास्केट में जो 50% टॉप कैटेगरीज है उनका प्राइस चेक करना इन द टॉप 4 मेट्रोज ऑफ द सिटी ऑफ द कंट्री। तो उसके हिसाब से जो हमारा रिजल्ट आया है इन द लास्ट 3 वीक्स प्राइसेज हैव गॉन अप बाय 6% और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन तो दिल्ली में दिख रहा है। तो 6% के आसपास गवर्नमेंट नंबर्स आना चाहिए विद द न्यू मेथोडोलॉजी। ओके, लेकिन देवोपम फिर इस न्यू मेथोडोलॉजी के लिहाज से आप कह रहे हैं 6% के आसपास नंबर आएगा, यहाँ से आगे फिर आपको क्या लग रहा है, क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी, क्या कुछ और प्रेशर रहेगा इन्फ्लेशन के लिहाज से आने वाले महीनों में भी? ये एक डिफिकल्ट प्रोजेक्शन है जो आरबीआई खुद नहीं कर पा रही है एंड हेंस वी डोंट हैव अ क्लियर ट्रैजेक्टरी ऑन द इंटरेस्ट रेट्स आल्सो। बट अगर क्रूड प्राइसेस में ऊपर एक स्पाइक आता है तो देन डेफिनेटली फूड प्राइसेस वुड आल्सो टेक अ हिट इन इंडिया, और इंडिया में अभी भी इन द न्यू मेथोडोलॉजी आल्सो ऑल्दो फूड प्राइसेस का वेटेज थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वेट 45% ऑफ द वेट इज स्टिल टुवर्ड्स फूड एलिमेंट्स इन द बास्केट। तो अगर क्रूड प्राइसेस वगैरह की वजह से और बैड मानसून्स के बैड वेदर कंडीशन की वजह से अगर फूड प्राइसेस स्पाइक में आ जाता है तो इन्फ्लेशन 6% या थोड़ा सा उससे ऊपर भी रह सकता है, इज व्हाट आवर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन दैट इज प्रिवेलिंग ऑन द स्ट्रीट्स। साथ ही आईआईपी देवोपम, वहां पर आपकी क्या उम्मीद है? जो हमारा अनुमान है पिछली बारी जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नंबर था 3.8% का, वो -1.8% के आसपास रहेगा। विल दिस बी लार्जली डिसअपॉइंटिंग और प्रेशर कहां से आ सकता है? इज इट गोइंग टू बी कैपिटल गुड्स अगेन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइड में इतने टर्न अराउंड की संभावना नहीं है जितनी पहले उम्मीद की जा रही थी? उसमें भी देखिए, अगर जो गवर्नमेंट का नेशनल इनकम अकाउंट जो कैलकुलेशंस आया था जनवरी में वो देख लेते, वो इफ यू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिखाया जा रहा है कि इज इन अ वेरी गुड स्टेट। So IIP somewhere does not fall in line with what the government quarterly results are saying as per the new methodology. तो शायद कहीं ना कहीं IIP का methodology भी रिवाइज करना चाहिए with a fresh set of industries which the government should survey now rather than the old set. Or based on our estimates, IIP should not be very disappointing. It should be around the 2.5 to 3% range in the month of December as well. शुक्रिया देवोपम हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो 2.3 के आसपास रहने की उम्मीद देवोपम की, हमारा अनुमान है कि लगभग 2% तक फिसल सकती है। देखना होगा नंबर्स में क्या फिलहाल वाकई में स्थिति उभर कर आती है आईआईपी और सीपीआई की। लेकिन फोकस अब कुछ नंबर्स पर। आंचल प्रॉपर्टीज ने हमने देखा है अच्छे नतीजे पेश किए कल शाम को जो आए हैं, मुनाफा बिक्री दोनों ही फ्रंट पर एक उछाल देखने को मिला है, मार्जिन्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट रही है और कंपनी को सपोर्ट कहां से मिला, इस पर एक चेक ले लेते हैं। आंचल प्रॉपर्टीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुनील गुप्ता हमारे साथ है। मिस्टर गुप्ता, तिमाही अच्छी रही है, क्या हाइलाइट्स रहे हैं? ऐसा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बेसिकली नॉर्थ की लीडिंग कंपनी है। अगर आप देखेंगे जो मेरा जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन आया है वो लखनऊ से आया है। यूपी जो लखनऊ में यूपी प्रोजेक्ट ने जो कंट्रीब्यूट किया है 133 करोड़ किया है जो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, दैट इज अराउंड 80%। ओके, तो आप कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में प्रोजेक्ट से इंप्रूवमेंट रही है, लेकिन गुप्ता साहब मार्जिन हम देख रहे हैं काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। मेरा सवाल यही है, ये जो 1% का इजाफा देखा गया है इस पर्टिकुलर तिमाही में बिट्टा लेवल पर भी मार्जिन में, कितना सस्टेनेबल है और क्या यहाँ से आप और भी बेहतर मार्जिन पोस्ट कर पाएंगे? डेफिनेटली हम इसको मार्जिन को सस्टेन करेंगे, बिकॉज आप देखेंगे प्रोलॉन्ग देयर इज ए जो रियल एस्टेट मार्केट में जो है उस तरह का ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज और अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स या अंचल एपीआई इज परफॉर्मिंग वेल एंड हम उस जो मार्जिन हैं इवन टॉप लाइन को भी हम जो है मेंटेन करने में हमें सफलता मिली है उसमें, और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी कंपनी इसको मेंटेन आगे करेगी, सस्टेन करेगी।
वी विश यू ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए गुप्ता साहब। तो नंबर्स अच्छे रहे, स्टॉक आप देखिए करीब 5% ऊपर है अनसोल्ड प्रॉपर्टीज का, और हालांकि एक अदर इनकम का फैक्टर भी है नंबर्स में, लेकिन मार्जिन फ्रंट पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है कंपनी की बेहतर होती हुई दिखाई दी है इस पर्टिकुलर तिमाही में। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे चेक लेंगे कमोडिटी मार्केट्स का, बताएंगे आपको सोने और चांदी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और अब तक की बड़ी खबर जो आ रही है, शेड्यूल 2 माइंस के लिए जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं उसकी लिस्ट बाहर आ गई है। सरकार ने शेड्यूल 2 माइंस की क्वालिफाइड बिडर्स की सूची जारी की है, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस, एसीसी और जेएसपीएल जैसे नाम शामिल है। अदानी पावर में 5 ब्लॉक, एसीसी ने करीब 3 ब्लॉक और जेएसपीएल ने भी यहां पर लगभग 8 ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई है, वो इस लिस्ट में शामिल है। इन तमाम स्टॉक्स में आप देखेंगे थोड़ा बहुत एक्शन रहेगा, लेकिन एक स्टॉक जो रिकवर नहीं कर पा रहा है या फिर जहां पर दबाव देखने को मिलेगा वह है शारदा एनर्जी, वो इस सूची में शामिल नहीं है। सरकार इनफैक्ट कुछ क्वालिफाइड बिडर्स की लिस्ट जारी कर चुकी है जो शेड्यूल 2 माइंस के लिए बोली लगा सकते हैं, और उसमें शारदा एनर्जी का नाम नहीं है, और ये मेजर डिसअपॉइंटमेंट रहेगी स्टॉक के लिए, करीब 2% तक का नुकसान। लेकिन जो पॉजिटिव्स है उसमें अदानी पावर, एसीसी, जेएसपीएल इनके नाम शामिल हैं, और ये करीब साइजेबल ब्लॉक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इन काउंटर्स में भी आप देखिए नेशनल लेवल से अच्छी खासी रिकवरी अब आती हुई दिखाई दी है। जेएसपीएल जो सुबह से ही काफी ज्यादा कमजोर था वो आपके लिए हाजिर करेंगे, निचले लेवल से कोशिश कर रहे रिकवर करने की, लेकिन 2.5% तक का नुकसान अभी भी बना हुआ है। दूसरी तरफ शारदा एनर्जी इस खबर के आने के बाद अब 3% टूट चुका है। डेवलपिंग स्टोरी है, यहाँ पर नजरें रखेंगे, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या हाल है उसके लिए चलते हैं कविता के पास। शुक्रिया हर्षदा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बुलियंस की, देखते हैं सोने और चांदी में कैसा कारोबार हो रहा है। हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी फिलहाल हमें आती हुई दिखाई दे रही। जहां तक कॉमिक्स की बात है, कल हमने भारी गिरावट का रुझान देखा था, लेकिन फिलहाल अगर आप कॉमिक्स को देखें तो 1224 के आसपास कीमतें कारोबार कर रही हैं। ग्रीस को लेकर तस्वीर साफ नहीं होने के कारण यहां पर हमने सोने में अच्छी खासी खरीदारी आती हुई देखी थी, लेकिन घरेलू बाजार में फिलहाल चाल काफी हद तक फ्लैट है 26,650 के लेवल से। लेकिन अगर हम चांदी की बात करें तो तेजी का रुझान बरकरार है यहाँ पर, हालांकि चाल काफी हद तक फ्लैट होती हुई 37,433 के लेवल से और $17 के नीचे हालांकि, लेकिन कॉमिक्स में आप देख सकते हैं 0.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल की हमने जो तेजी देखी थी उसमें थोड़ी सी कमी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन आखिरी आधे घंटे में शेयर बाजार में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे शेयर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर और शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी। आप बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और बाजार अगर आप देखें तो काफी तेजी के मूड में आते हुए दिन के हाईज पर 8680 के लेवल अब आपको आते हुए दिखाई देंगे। 8700 के करीब पहुंचने की कोशिश, 50 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, सेंसेक्स 150 पॉइंट ऊपर है। लगातार एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि 8650, 8660 के आसपास के अहम रेजिस्टेंस है जो बाजार पार नहीं कर रहा है, लेकिन आज लगता है फाइनली एक ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें यानी बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स का इक्वेशन, तो वहां पर 2/3 शेयर्स में तेजी है, यानी 3 में से 2 शेयर्स पूरी तरह तेजी के मूड में हैं और तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार अब तक देखने को मिला है। तो सारे संकेत यहां पर पॉजिटिव होते हुए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी और शेयर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर। जय, आप मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही इस लेवल की बात कर रहे थे 8650 या 60 के आसपास। क्या लगता है आज फाइनली वो ब्रेकआउट आ रहा है, जबकि आप कंफर्म ये कह सकते हैं कि अब एक बॉटम बन चुका है और बाजार नई तेजी में है? बिल्कुल प्रदीप, इनफैक्ट ये लेवल से हमें आज भी एक थोड़ा अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, जहां से निफ्टी ने ओवरऑल ऊपरी स्तर से ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स में 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला था। बट द वे इट हैज रिकवर्ड फ्रॉम इट्स लोअर एंड, आई थिंक अगर 8670 के ऊपर इफ निफ्टी मैनेजेस टू क्लोज, आज अगर 8670 के ऊपर स्पॉट में क्लोजिंग आ जाती है तो फिर 38.2% रिट्रेसमेंट के अबाउ हम देखेंगे निफ्टी को, और ऑल्सो इट्स अबाउ इट्स क्रूशियल एवरेजेस। सो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोज आता है
तो एक शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अप हो जाएगा एंड देन वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 8850 टू 8900 लेवल्स अगेन। ओके, यह फिलहाल राय लार्जली निफ्टी के ट्रेंड पर। लेकिन मार्केट ऑफ कोर्स एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में जो पुल बैक आया है, खासतौर से रशिया से जो डेवलपमेंट्स आई है, फर्स्टली IMF ने कहा है कि वो एक बॉन्ड फैसिलिटी एक्सटेंड करे करीब $17.5 बिलियन के फंड को यूक्रेन के लिए, और ये 4 ईयर प्रोग्राम रहेगा। दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि Feb 15 ऑनवर्ड्स एक सीज फायर दोनों देशों के बीच चलेगा, और उसके बाद आप देखिए इन मार्केट्स में अच्छी खासी रिकवरी है और उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ। लेकिन रिजल्ट्स पर फोकस है और काफी एक्शन पैक दिन कल का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर M&M, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BPCL के नंबर्स आएंगे, और ये नंबर्स कैसे रहेंगे इस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं संदीप के पास। संदीप, BPCL कच्चे तेल की गिरती कीमतों का इम्पैक्ट रहा है, लेकिन नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? देखिए, ओवरऑल अगर मैं BPCL के नंबर्स को सम कर सकूं तो पेट्रोल डीजल की जो ओवर रिकवरीज है उसका मुकाबला है इन्वेंट्री लॉसेस से, वो कितने होते हैं उसी के ऊपर बॉटम लाइन का फिगर डिपेंड करेगा। और यही केसेस हैं जो एनालिस्ट मान के चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो पोल्स हैं वो दरअसल एनालिस्ट अपने जो अनुमान है उसमें वर्कआउट करके चल रहे हैं। तो कच्चे तेल की कीमतें मैंने देखा था 30% के आसपास की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली थी। क्वार्टर भी देखे तो करीब 26% के आसपास की गिरावट आई थी। तो काफी अच्छी खासी ओवर रिकवरीज पेट्रोल डीजल पे दोनों पे देखने को मिली थी इस तिमाही में। और आपको याद हो तो 19 अक्टूबर से डीजल की प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया गया था। तो इन दोनों फैक्टर्स के चलते काफी अच्छी ओवर रिकवरीज थी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो प्राइस रिविजन की है नीचे की, और उसकी वजह से जो सेल्स का फिगर है वो आपको पिछले साल के मुकाबले नीचे नजर आएगा। 18.5% के आसपास की कमी यहाँ पे सेल्स में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई हैं, इनके जो रिफाइनिंग डिवीजन है वहां पे इस बार तगड़े जो हिट है वो देखने को मिल सकते हैं। जहां तक BPCL की बात है, हमारा ऐसा अनुमान है जो कि हम पहला केस कंसीडर करके चल रहे हैं, उसमें $3 प्रति बैरल के आसपास के जो इन्वेंट्री लॉसेस हैं वो दरअसल देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ हम ऐसा मान के चल रहे थे कि सरकार की ओर से जो पूरा सपोर्ट है सब्सिडी का वो इस बार देखने को मिलेगा, और वैसा ही देखने को मिला है। हम ऐसा मान के चल रहे थे कि 50-50 सपोर्ट आएगा सरकार और अपस्ट्रीम की ओर से। हालांकि अपस्ट्रीम का सपोर्ट ज्यादा है और सरकार की ओर से कम देखने को मिला, लेकिन OMCs के ऊपर इस बार कोई भी बाहर नहीं देखने को मिला है। तो उस लिहाज से एक पॉजिटिव खबर इन कंपनीज के लिए है। अब बात रही कि इन्वेंट्री लॉसेस किस तरह के होते हैं। अगर $3 के आसपास या उसके नीचे के इन्वेंट्री लॉसेस ये कंपनीज क्लॉक करती हैं तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा क्वार्टर ये रह सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से पूरा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। तो बॉटम लाइन के फ्रंट पे इस बार काफी अच्छे जो गेन्स है वो ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर इन्वेंट्री लॉसेस बढ़ते हैं, $6 या उसके आसपास के नंबर्स इन्वेंट्री लॉसेस की कंपनी क्लॉक करती है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो GRMs हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में जा सकते हैं। तो जो ओवर रिकवरीज हुई है पूरी जो पेट्रोल डीजल की, वो दरअसल इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से निगेट होती नजर आएंगी, जिसकी वजह से GRM तो नेगेटिव होंगे, साथ ही साथ ये कंपनियां बॉटम लाइन के फ्रंट पे भी एक बार फिर से लॉसेस यहाँ पे क्लॉक कर सकती है। तो उस लिहाज से सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन आ चुका है, उसकी क्लैरिटी यहाँ पे PTI के हवाले से हमें अभी तक लगी। अगर यही केस आता है तो देखने लायक बात यह है कि इन्वेंट्री लॉसेस कहां पे आते हैं, उसी के ऊपर बॉटम लाइन का फिगर डिपेंड करेगा। अगर $3 से कम रहती है तो प्रॉफिट के फिगर आएंगे, अगर उससे ज्यादा के नंबर्स आते हैं और $6 के आसपास तक के लेवल्स पहुंचते हैं इन्वेंट्री लॉसेस के, तो ये कंपनियां घाटे में रह सकती हैं। तो BPCL और उसके साथ साथ IOC और HPCL इन दोनों के नंबर्स भी आएंगे, तो सिमिलर ट्रेंड इन केसेस में भी इसी तरह से हम देखने को मिलेगा इन दोनों कंपनीज में भी। ओके, लेकिन पूजा, SBI के नतीजों का क्या अनुमान है? आज सुबह से बाजार इनफैक्ट इन्हीं अटकलों में चल रहा है कि SBI कैसा आएगा। जी, SBI से हमारा अनुमान है कि एक स्टेबल नंबर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो Q2 में था उसी के इनलाइन एक नया नंबर दिखाई देगा। लेकिन अभी जिस तरह से जितने भी बैंक्स के नतीजे आए हैं उसमें एक नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला है, तो SBI से भी माना जा रहा है कि एक नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है ऐसे क्वालिटी के फ्रंट पर। अभी तक हमारा अनुमान यही है कि NII में 8% के मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने का अनुमान है, जो कि बैंक का काफी सारे क्वार्टर से फी बेस्ड इनकम को बढ़ाने में फोकस रहा है, तो उसका ही मदद मिलती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा ट्रेजरी गेन से भी काफी सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हम मुनाफे में एक अच्छे खासे जंप की उम्मीद कर रहे हैं। मार्जिन इस बार 3.2% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वालिटी की बात करें तो पिछले 6 क्वार्टर्स के नंबर मैं देख रही थी और उसमें ग्रॉस एमपी का जो आंकड़ा था वो 5% के नीचे ही था और नेट एमपी का आंकड़ा भी 3% के नीचे था। तो हमारा अनुमान है कि इस बार भी ऐसे क्वालिटी स्टेबल ही रहेंगे। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया कि जितने भी अभी तक प्राइवेट सेक्टर जितने भी बैंक्स के अभी तक नतीजे आए हैं तो एसेट क्वालिटी एक वर्सन होते हुए नजर आई है, प्रोविजंस बढ़े हुए नजर आए हैं। तो इस फ्रंट पर किस तरह के नंबर्स पोस्ट करती है बैंक, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा कल पेमेंट बैंक को लेकर किस तरह के कमेंट्स आते हैं बैंक के, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।
स्टॉक आप देखिए रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है बाजार के साथ, लेकिन तब भी दबाव में। M&M भी नंबर्स पोस्ट करने वाला है। सोनम, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? M&M से बेहद ही कमजोर नतीजों की उम्मीद है। वैसे भी साल दर साल ये नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि अब कंपनी ने अपने लॉस मेकिंग ट्रक कारोबार को अपने साथ मर्ज कर लिया है और इसी के कारण दबाव तो बन ही रहा है। साथ ही कंपनी दोनों ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट में बेहद ही स्ट्रगल कर रही है। ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट दोनों के वॉल्यूम्स में इस तिमाही में भारी गिरावट आई है। ऑटो वॉल्यूम्स में 12% की साल दर साल गिरावट आई है, जहां पे पैसेंजर व्हीकल्स हो, 4 व्हीलर्स हो या फिर 3 व्हीलर्स हो, सबके सेल्स में भारी गिरावट आई है। खास करके 3 व्हीलर्स की बिक्री में 20% की गिरावट आई है और कंपनी के एक्सपोर्ट्स का भी प्रदर्शन बेहद ही खराब, जिसके बिक्री में 23% की गिरावट आई है। अब महिंद्रा के यूटिलिटी व्हीकल्स कारोबार पे भारी दबाव बन रहा है, जहां पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो है ही, साथ ही डीजल और पेट्रोल के दाम के बीच जो डिफरेंसेस था वो कम हो गया। इसके कारण डीजल की गाड़ियों की बिक्री अब कम हो रही है। ट्रैक्टर सेगमेंट जो कंपनी को कुछ वक्त से सपोर्ट कर रहा था, पिछले क्वार्टर से बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। इस बार भी कंपनी की बिक्री में 24% की साल दर साल गिरावट आई है। तो वॉल्यूम्स तो पूरी तरह सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। साथ ही कंपनी के मार्जिन यहाँ पे दबाव में रहेंगे, जहां पे कमजोर वॉल्यूम्स हो, महिंद्रा ट्रक एंड बिजनेस के लॉसेस हो, ऑटो सेगमेंट के दिए गए भारी डिस्काउंट्स हो या फिर हाई मार्जिन ट्रैक्टर्स का कम कंट्रीब्यूशन हो, इस सब से कंपनी के मार्जिन पर भी दबाव बनेगा। सो ओवरऑल महिंद्रा से बेहद ही कमजोर नतीजों की उम्मीद है। फिर से कंपनी ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट में एक स्ट्रगल पीरियड दिखाती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया आप सबका इस एनालिसिस के लिए। देखेंगे नंबर्स कैसे आते हैं कल, लेकिन SBI और M&M दोनों पर ही आपकी नजरें बनी रहेंगी, जहां पर दबाव देखने को मिला है। शर्मिला, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंस्टिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, वेरी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स। SBI अगर निराश करता है, क्या आपको लग रहा है स्टॉक काफी टूटेगा या फिर वो बाजार ने कहीं ना कहीं पचा लिया है, प्रिपेयर्ड है? या आई थिंक कहीं ना कहीं वो नंबर्स में ऑलरेडी है और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा भी इज द ओनली वन रिमेनिंग सॉर्ट ऑफ। तो इसकी खबर आने के बाद इफ द रिजल्ट्स आर जैसे बाकी के रिजल्ट्स आए उस तरह के अगर खराब रिजल्ट्स रहे तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वहीं से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ना सिर्फ SBI में बट इवन इन बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम इसी तरह का मार्केट देखेंगे और इसी तरह का एक प्री बजट रैली जैसे बिल्ड होते हुए देखेंगे, आई थिंक समवेयर इवन बैंक्स विल हैव टू जॉइन द रैली। तो उसके चलते मुझे लगता है कि दैट मे प्रोवाइड अस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन SBI। ओके, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी आपके लिए एक बार फिर हाजिर करते हैं। सेंसेक्स 250 पॉइंट पर कार्यक्रम की शुरुआत में ये नेगेटिव जोन में हल्का सा था, तो एक बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली है और निफ्टी भी गौर करें 8700 के ऊपर निकल पाने में कामयाब है। तो स्ट्रेंथ बाजार ने फिर से पकड़ी और उम्मीद यही है कि यहाँ पर आखिरी 20 मिनटों में और भी गेंस बनते हुए दिखाई दे। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कौन से BTST कॉल्स पर आप अमल करें, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर और अब वक्त है BTST कॉल्स का। मानस या सवाल कह रहे हैं खरीदारी करें यस बैंक में, स्टॉप लॉस 825 पे, टारगेट 860 रुपए पे रखने की सलाह यस बैंक के लिए आ रही है। और सेसा स्टरलाइट पे भी खरीद की कॉल, 206 पे स्टॉप, 224 के टारगेट मानस सुझा रहे हैं। जय ठक्कर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जय, आपके BTST या STBT कॉल्स? BTST रहेंगे प्रदीप। जो हिसाब से हमने रिकवरी देखी आज मार्केट में, डेफिनेटली एक ब्रेकआउट 8670 के ऊपर निफ्टी का। तो एक फर्स्ट कॉल रहेगा अंबुजा सीमेंट्स पे, जिसमें मेरे को एक अच्छा ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट्स पे, एंड आई थिंक उसमें मोरओवर 264 के मिनिमम टारगेट्स आ रहे हैं ऑन द हायर साइड। सो अंबुजा सीमेंट्स पे फर्स्ट कॉल रहेगा। और सेकंड है SKS माइक्रो फाइनेंस में, जिसपे एक अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में से ब्रेकआउट देखने मिला है, एज वेल एज अर्ली चार्ट्स पे एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से भी ब्रेकआउट देखने मिला है। तो आई थिंक अराउंड SKS में 454 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू ऐड कि दोनों ही कॉल्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं। ओके, तो ये है फिलहाल अपॉर्चुनिटीज इसमें ट्रेड के लिहाज से। लेकिन जिस तरह की रिकवरी हमने देखी और जो लार्जर मूव आया है फिर से इन कैपिटल गुड स्टॉक्स में, BHEL एंड इन LNT, शर्मिला क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इन स्टॉक्स में और तेजी करने के लिए? BHEL तो ऑफकोर्स 5% भागा है। आई थिंक इट्स व्हाट वी वर, जो पहले हम बात कर रहे थे कि वंस वी आर डन एंड डस्टेड विद सॉर्ट ऑफ दिल्ली इलेक्शंस, अब मार्केट अगला इवेंट जो
February 28 का बजट है उसकी तरफ देखेगा. एंड येस, आई थिंक नाउ इंटरनेशनल न्यूज इज ऑल्सो बीन लिटिल सपोर्टिव लास्ट 2 days. तो उसके चलते मेरे हिसाब से जाहिर सी बात है कि अगर 2-3 एरियाज जहां पे बड़ा पुश एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट से, उसमें से डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स एक ऐसा स्पेस रहेगा. सो आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ बाइंग इज कमिंग बिफोर दैट, क्योंकि अगर आप नतीजों के हिसाब से देखें तो दोनों के नतीजों में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे आपको लगे कि तुरंत जाके ये स्टॉक्स में खरीद करनी चाहिए. सो आई थिंक इट्स रियली ऑन द बैक ऑफ सम एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स इन द बजट मोर देन एनीथिंग एल्स. ओके, तो फिलहाल ये मूड बाजार का जरूर काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है और लगातार हम तेजी के रुख में है. लेकिन क्या आपको लगता है जय कि इस सीरीज के दौरान, अब चूंकि यहां से लेकर बजट तक की सभी को ट्रेड करना है, एक बड़ा मूव आ पाएगा? क्या आपको लगता है कि इस वक्त आप ऑप्शंस में कोई ट्रेड देना चाहेंगे 9000, 9100 ऐसे थोड़े दूर के, ताकि अच्छे रिटर्न मिले? प्रदीप, एक अच्छा मूव तो हमें डेफिनेटली देखने मिलेगा, बिकॉज जो हिसाब से हमने एक अच्छी सेलिंग देखी है मार्केट में, खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में, तो एक अच्छा हमें करेक्शन देखने ऑलरेडी मिल चुका है स्टॉक्स में. और अगर यहाँ से अगर निफ्टी अगर और थोड़े हिंट्स दे देता है कि यहाँ से एक बॉटम हो गया शॉर्ट टर्म, देन ऑन द हाई साइड हमें अच्छा मूव देखने मिल सकता है. बट एट द सेम टाइम मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी एक अच्छा सेल क्रॉसओवर बना हुआ है, तो वहां से इंडिकेशन नहीं आया. तो आई थिंक 9100-200 के जो फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, उसमें देयर इज अ चांस कि वो प्रीमियम खा जाए वो ऑप्शंस. आई थिंक नियर टर्म ऑप्शंस, स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ले अराउंड 8800 के 8900 निफ्टी पे, तो दैट कैन गिव गुड रिटर्न्स. 91-92 थोड़ा ज्यादा फार हो जाएगा फॉर दिस सीरीज एटलीस्ट. ओके, लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक. आगे देखेंगे कैसी होती है क्लोजिंग, और साथ ही बताएंगे आपको स्टॉक 2020 में आज का प्रदर्शन. बाजार में काफी रौनक, 280 अंकों का इजाफा सेंसेक्स दिखा रहा है. मिड कैप इंडेक्स करीब 150 पॉइंट ऊपर है. एक पिक पॉइंट जिसमें हमने देखा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है वो है MRF का शेयर. 40,000 का स्टॉक भले ही है, लेकिन आप देखिए ईयर ऑन ईयर 80% के मुनाफे में एक जंप देखा गया है. मार्जिन्स में काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है और वो स्टॉक आज 3,220 रुपए तक का मूव दिखा रहा है. तो काफी फिनोमिनल नंबर्स और उसका पूरा फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ. ऑफ कोर्स एक डिसअपॉइंटमेंट है कि स्टॉक काफी महंगा है, तो बहुत पार्टिसिपेशन नहीं है रिटेल निवेशकों का यहाँ पर, लेकिन तब भी काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है. इंडिया सीमेंट एक काउंटर जो आपकी स्क्रीन पर हाजिर करेंगे 12% के गेन्स दिखा रहा है. इस पे हम पहले एक टेक चेक ले रहे थे, लेकिन शर्मिला फंडामेंटली ये जो कंपनी ने फाइनली वैल्यू अनलॉकिंग का मूव लिया है, जहां पर वो CSK को आखिरकार लिस्ट करेंगी और प्रो रेटा बेसिस पर शेयरधारकों को स्टॉक मिलेगा. क्या कॉल रहेगा इंडिया सीमेंट पर? ओवरऑल आई थिंक नॉट जस्ट इंडिया सीमेंट, लेकिन सीमेंट से हमने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिया है. उसके साथ साथ जो साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज है उनका बिहेवियर हमेशा बाकी के ज्योग्राफी से थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि जिस तरह की प्राइस की मूवमेंट वगैरह वहां रहती है. सो आई वुड एक्सपेक्ट इंक्रीज पार्टिसिपेशन नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया सीमेंट, लेकिन सभी सीमेंट कंपनी से आगे चलकर, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम एक रिकवरिंग इकोनॉमी की बात करते हैं और जहां पे इस तरह का डिमांड अगर बढ़ सकता है फॉर ऑल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर भी धीरे धीरे फोकस में आ सकता है. तो आई थिंक गिवन दैट आई वुड थिंक दैट एक इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनका थोड़ा एक बास्केट बनाकर स्टॉक्स लेके रखने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ आगे चलकर मूवमेंट आ सकता है. ओके, वहीं पीपावाव डिफेंस, जहां पे आज डिनाइल दिया कंपनी ने इस बात से इनकार किया कि M&M ग्रुप के साथ उनकी कोई हिस्सेदारी बेचने की बातचीत चल रही है. उसकी वजह से स्टॉक काफी गिरा, हालांकि अब फिर से रिकवर होता हुआ 4.5% ऊपर. वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त इस काउंटर पे देखने को मिला है. आज के दिन पिछले 8-9 दिनों का जितना वॉल्यूम हुआ होगा उतना आज एक दिन में होता हुआ नजर आ रहा है. जय, यहाँ पर आपके जो ऊपर के टारगेट थे 74-75 के करीब, वहां तक तो ये स्टॉक पहुंच गया, लेकिन अब अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है. अब क्या करेंगे? जी प्रदीप, ओवरऑल टारगेट्स मीडियम टर्म टारगेट्स अचीव हो गए स्टॉक में, बिकॉज उसके प्रीवियस स्विंग हाई भी जो अराउंड 74.95 का था और आज का हाई भी लगभग वहीं पे है 74.90 के आसपास. आई थिंक जो जिससे प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 40 के आसपास हमने ये कॉल दिए था और ऑलमोस्ट ये टारगेट अचीव हो गया था. आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. अब ये स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप के लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक टाइम बॉटम हो चुका है, बट नाउ एक करेक्ट एंट्री प्राइस रहेगी इधर एट 55 लेवल्स और अबाउट 75 लेवल्स.
इसके ये 2 लेवल के आसपास ही आई थिंक अगेन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को एंटर होना चाहिए, अदरवाइज टिल देन दीज लेवल्स आर टेकन ऑफ, ये कंसोलिडेट हो सकता है यही रेंज में 55 to 75 के बीच में। ओके, तो ये है फिलहाल राय पीपवाव डिफेंस पर। स्टॉक आप देखिए 4.5% के गेंस फिलहाल दिखाता हुआ। कुछ और काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं काफी एक्शन फिर से तूल पकड़ रहे हैं। एनसीसी लिमिटेड नंबर्स के बाद कल से भागा है काउंटर, आज फिर करीब 10% की बढ़त। बीएफ यूटिलिटीज जैसे स्टॉक से जहां पर काफी तेजी आ रही है। इन काउंटर्स में शर्मिला कुछ पसंद है आपको? बीएफ यूटिलिटीज इवन सो इन एनसीसी काफी अच्छे नंबर्स थे। एनसीसी आई थिंक की नंबर्स के बाद काफी अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो सो मच अबाउट बीएफ यूटिलिटीज, लेकिन मेरे हिसाब से हम देखेंगे कि ना सिर्फ एनसीसी लेकिन कोई भी ऐसे स्टॉक जिसमें हमने एक अच्छा प्रदर्शन देखा है पिछले 10 दिनों में, उनको मार्केट ने जरूर रिवॉर्ड किया है। एंड आई थिंक अगेन एनसीसी बीइंग इन अ डिफिकल्ट सेक्टर काफी अच्छे आंकड़े आए हैं, सो आई थिंक वो स्टॉक अच्छा लगता है। एनसीसी लेंगे या फिर एचसीसी लेना बेहतर होगा इस समय, चूंकि एनसीसी काफी हद तक चल चुका है? जय, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रदीप, ओवरऑल एनसीसी में हमें एक अच्छी काफी बढ़त देखने मिली थी और उसके बाद ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 38% रिट्रेस हो चुका है। आई थिंक यहाँ से अगर एक ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आई थिंक एचसीसी बेटर रहेगा। एनसीसी में जो हिसाब से हमें पिछले 2 दिन में मूव देखने मिला, आई थॉट एक पुल बैक ही होगा, बट लुकिंग एट द मूव आई थिंक एक एक्सटेंशन चालू हो गया ऑन द हायर साइड, बट ये 5th वेव में एक्सटेंशन हो रहा है और एचसीसी में क्लियर ब्रेकआउट आया है चैनल में से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आई थिंक ज्यादा रिटर्न्स हमें यहाँ से अभी एचसीसी में देखने मिल सकते हैं। सो आई थिंक एचसीसी वुड बी बेटर। ओके, तो टेक्निकली यहाँ पर ज्यादा एक्शन डेफिनेटली दिख रहा है। 5-5.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ काउंटर्स जहाँ पर वो कोल ब्लॉक एलोकेशन में इनका नाम उस लिस्ट में शामिल है। अदानी पावर, एसीसी, जेएसपीएल, इन सब में हमने देखा काफी एक्टिविटी आती हुई और जेएमआर इंफ्रा ने भी इनफैक्ट करीब 6 ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई है, तो इसमें भी कुछ हरकत देखने को मिल रही है। अदानी पावर, जीएमआर, आपकी क्या सलाह होगी शर्मिला? आई वुड स्टे क्लियर रियली, क्योंकि मुझे लगता है कि खास करके ये पूरा कोल ब्लॉक वाला जो इशू है और पावर का एक पूरा जो स्पेस है उससे थोड़ा अभी दूरी रहना चाहिए। जब तक रियली स्पीकिंग हम ये बातें सुनते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली किस तरह से ऑक्शन होता है, क्या प्राइस पे होता है, क्या उसका इम्पैक्ट आता है, वो देखने के बाद ही इसमें निवेश करना चाहिए। बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रियली काफी और भी प्रॉब्लम्स है इन कंपनीज के, तो मेरे हिसाब से दूर ही रहना चाहिए। ओके, दूर रहने की राय आपके लिए फिलहाल आती हुई। और अब हम आखिरी 2 मिनटों के आसपास का वक्त रह गया है, 1.5 या 2 मिनट का आज के ट्रेड में। इस वक्त देखिए कैसी क्लोजिंग हो रही है आज 8725 के आसपास दिन के हाईस पे, और बल्कि इस पूरी रिकवरी का ट्रेंड अगर आप देखें 8500 के नीचे से जो हमने रिकवरी देखी थी पिछले 3 दिनों के अंदर, उसका एक नया हाई बनता हुआ नजर आ रहा है और कुछ अहम कंफर्मेशन लेवल्स जिनकी एनालिस्ट काफी हद तक इंतजार कर रहे थे वो आज पार होते हुए नजर आए हैं। सेंसेक्स 28,800 के ऊपर बंद होने की तैयारी में, मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव। और आज के दिन अगर आप देखें स्टार परफॉर्मेंस कौन से नजर आए हैं, तो नतीजों और डील्स का काफी हद तक असर देखने को मिला है। अगर आप देखें छोटे मझोले स्टॉक्स में IL&FS इंजीनियरिंग जबरदस्त नतीजे के बाद सर्किट पे बंद होता हुआ नजर आया। क्लैरिस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर कई खरीदार सामने आ रहे हैं, ये खबरें आई तो वो भी सर्किट पे बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि पीपावाव डिफेंस आज का सबसे ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक रहा, पर आखिर में अच्छी क्लोजिंग यहाँ भी कुल मिलाकर देखने को मिल रही है। और ऑफ कोर्स इंडिया सीमेंट जहां पर वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद अब जगी। जी हाँ प्रदीप, तो ये कुछ एक्शन मूवर्स रहे हैं आज के जहां पर तेजी रही, लेकिन जो मुनाफा वसूली का शिकार हुए हैं उसमें आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, फ्यूचर रिटेल, बाटा जैसे काउंटर्स, आईओबी जैसे काउंटर्स, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स शामिल थे, जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आप देखिए नेटको फार्मा हाल फिलहाल काफी हरकत में था, काउंटर 2-2.5% फिसलता हुआ। वोल्टास नंबर्स के बाद यहां पर भी करीब 2% की करेक्टिव मूव आज के सत्र में देखी गई है, लेकिन एक अच्छा सत्र आप कह सकते हैं। बाजार बंद होते होते यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव डेवलपमेंट रशिया की ओर से यूक्रेन के लिए, और हमने देखा है फिर रिकवरी आई है मार्केट्स में, भारतीय बाजार को भी फायदा मिला इसका। 1% के गेन्स पर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही टिके हैं। 8728 दिन की समाप्ति। जय, कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, क्या अब और अग्रेसिव लॉन्ग लेना ठीक रहेगा कल के सत्र में? आई थिंक हर्षदा इधर से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है हमें, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे ऊपर की तरफ जो इतने समय से एक रेजिस्टेंस बने हुए थे, सिंस उसके ऊपर हमें आज क्लोजिंग देखने मिल रहा है। आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ उसके प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आए। एंड सिंस आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वीकली क्लोजिंग हमें पॉजिटिव देखने मिल जाए। सो टू बी ऑन द बुलिश साइड आई वुड से
कि अभी 86-70 के नीचे का स्टॉप लगाकर आई थिंक यहाँ से लॉन्ग रहना चाहिए, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज क्वाइट हाई फ्रॉम हियर ऑन। शर्मिला, एक स्टॉक जो आप कल लेना चाहेंगी? आई थिंक आई वुड गो विद द फार्मा स्पेस, क्योंकि नतीजे वहाँ थोड़े अच्छे आए हैं। सो विद इन द फ्रंट लाइन स्टॉक्स आई लाइक सन फार्मा। ओके, सन फार्मा में अपॉर्चुनिटी है, और जय कह रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी क्लोज पूरे हफ्ते के लिहाज से देखने को मिल सकती है, यानी कि 8700 के ऊपर भी हम बिल्ड करते हुए दिखाई जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला और जय, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। देख लेते हैं आज के दिन, जहां पर दोपहर बाद एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखाई दी मार्केट्स में। स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने ऐसे दिन कैसा परफॉर्म किया है। और आशीष और नीरज के बीच कंपटीशन काफी तगड़ा, लेकिन एक बार फिर आशीष ने बाजी मारी है और अच्छे मार्जिन के साथ करीब 5% के रिटर्न्स आशीष ने कमाए। नीरज की कमाई लगभग 4% की रही है आज के सत्र में। किन स्टॉक्स की ओर से परफॉर्मेंस रहा है आशीष की टीम में, वो पहले देख लेते हैं। आशीष की टीम में हिम्मत सिक्का सीड, सुजलॉन, आंसल प्रॉपर्टीज और वाइसरॉय होटल जैसे काउंटर्स थे, जहां पर हमने देखा काफी ट्रैक्शन रहा। नीरज की टीम में एलएफएस इंजीनियरिंग, वॉकहार्ट, पेनार इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ इंडिया में एक सेल कॉल। तो दिन की समाप्ति एक हायर नोट पर सेंसेक्स और निफ्टी के लिए, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, आगे आपके लेकर आएंगे आवाज समाचार कविता थपलियाल के साथ।